हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 8 आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 11 लेकर आए हैं और चैप्टर 11 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही आता है। और जो चैप्टर है वो है हमारा नेशनल मूवमेंट। देखिए, राष्ट्रीय अगर मूवमेंट करता है ना तो उसको हमने 2 फेसेस में डिवाइड कर दिया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर हम फर्स्ट फेज पढ़ लेंगे ना तो हमें सेकंड फेज इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसी चैप्टर को पहले हम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल के साथ हम लगातार बने रहें ताकि हमें आगे और चैप्टर्स मिलते रहे। ठीक है, ये तो बात हुई लाइक और सब्सक्राइब करने की। देखिए, चैप्टर जो है ना वो है हमारा नेशनल मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज में यानी प्रथम चरण में हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर इससे पहले पढ़ा था कि भाई ब्रिटिशर्स आ गए थे, उन्होंने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, उन्होंने अधिकार कर लिया। हम माइंड सेट कर चुके थे कि ठीक है, ब्रिटिशर्स आ गए, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो शासन करे। लेकिन वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी मांगे उनके सामने रखें। बहुत आराम से लोगों ने अपनी मांगे उनके सामने रखी भी, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है ना उनको ये स्वीकार नहीं था। तो उन्होंने ये चीज़ें हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। इसी समय में हमारे समाज में जो कोई रिफॉर्मर्स थे, टीचर्स थे, है ना, लॉयर्स थे, ऑफिसर्स जो थे, तो वो प्रोफेशनल तरीके से जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे ना, उनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं आगे आई। उन्होंने जन चेतना जगाई लोगों में और यही जन चेतना आगे जाके अंग्रेजों के ऊपर बहुत भारी पड़ी। तो यही है इस चैप्टर में कि आज वी विल फोकस, अगर हम बात करें चैप्टर की, सो टुडे वी विल फोकस अबाउट द नेशनल मूवमेंट। और पॉलिटिकल भी बात करेंगे, हम नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे इस चैप्टर में। और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन करा, किसका, बंगाल का, इन 1905, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर को ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ में मैम जो अंडरलाइन कर रही है ना, अगर आप वो अंडरलाइन भी कर लेते हैं ना तो एग्जाम टाइम में आपको वो थोड़ा समझना इजी रहेगा। शुरुआत करते हैं। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century लीड टू द पॉलिटिकल अवेकिंग अमॉन्ग द पीपल एंड देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ द नेशनल consequences and continuously a new kind of movement took shape. It means यहाँ पे एक जन चेतना जो जगी लोगों में जन चेतना आई। और साथ ही साथ में इसके फलस्वरूप, दैट मीन्स इसके कारण ही एक नेशनल मूवमेंट ने शेप ले लिया। दैट मीन्स हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट सून बिकेम ए मास स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स जो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने में लोगों के अंदर एक जो स्ट्रगल था, जो लोग उस स्ट्रगल फेस कर रहे थे, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए जन चेतना जगाई। सो द राइज ऑफ द नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि भाई नेशनलिज्म तो है सब में, तो राष्ट्रीय भावना किस तरीके से जगी, कैसे वो आगे आई। सिर्फ अंग्रेजों ने ही स्वराज, देखिए, हम सिर्फ अंग्रेजों से क्या मांग रहे थे, हम स्वराज मांग रहे थे कि ठीक है आप हमारे ऊपर हैं, आप रहिए, लेकिन हमारा अगर देश है तो हमें हमारे हाथों में दीजिए और उसका शासन की बागडोर हमारे हिसाब से चलेगी। यही तो हमने मांगा था। सो द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फॉट इन द सेंस ऑफ द जस्टिस, fair play, honestly and integrity of the British. It was their hope that the British would grant home rule. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कनाडा है, आयरलैंड है, वहां पे जैसे कि अंग्रेज तो है लेकिन राज्य किसका है, कनाडा का, आयरलैंड का था। तो हमने भी वही उम्मीद लगा रखी थी। सो दे वांट द कॉन्स्टिट्यूशनली, अब हम कंडीशनली अगर बात करें तो पीसफुल मेथड से हमने हमारे
एम्स को अचीव करने का सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों को हजम नहीं हुआ। एक्चुअली ब्रिटिशर्स इस बात के खिलाफ थे। तो अगर हम बात करें तो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सम कॉमन नेशनल आइडेंटिफाई identity gave rise to the organized national movement in India. It was a national in character as a represented in a aspiration of the Indian people as a whole. It means आशंका लगा के, एस्पिरेशन का यहाँ पे मतलब है कि हमने एक आशंका लगा के रखी हुई थी कि भाई जो है हमारे लोग हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, इंडिया को। बट पीपल स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड देयर रीजनल बाउंड्रीज एंड थॉट द इंडियन इज अ सिंगल नेशन and themselves as a part of the nation. With this growing sense of the unity came to the feeling of the nationalism. इसी की वजह से देखिए जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारा रीजनल कल्चर है, जो इंडिया एक सिंगल फॉर्म में एक बहुत अच्छा देश था, और साथ ही साथ में इन सब की दौलत, इन सब की बदौलत हमारे अंदर जो एक राष्ट्र भावना जगी, इसी के बारे में, इसी कंट्रीब्यूशन के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। दैट मीन्स हमारे अंदर जो भारत के प्रति जो भावना जागी वो क्या थी। तो फर्स्ट था डिसकनेक्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब डिसकंटिनेंट जो था तो वो क्या था भाई, तो यू हैव रीड अबाउट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया, हमने पहले पढ़ा है कि इंडिया में कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे शोषण, इट मीन्स शोषण करा जाता था। तो भाई किस चीज़ का शोषण करा जाता था, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों का शोषण किया गया। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्ड अंडर ब्रिटिश रूल। इट मीन्स हमारे समाज के हर एक वर्ग के जो लोग थे वो सफर कर रहे थे। सो द पीसेंट्स, और अगर हम बात करें तो द पीसेंट्स हैड टू पे हाई टैक्सेस। अगर मैं पहले पॉइंट की ही आपसे बात करूं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई हमारे जो इंडिया में किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे कर रहे थे, है ना। और जो आर्टिस्ट थे, है ना, वो भी फॉरेन के जो कॉम्पिटिशन हो गए थे उनके लिए पेंटिंग्स में, उसको भी फेस कर रहे थे। फैक्ट्री में क्या था, फैक्ट्री वर्कर्स रिसीव वेरी लो वेजेस, यानी उनको कम जो मेहनताना होता था वो बहुत कम मिल रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंकरेज करा था किसको, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है उसको इंकरेज करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया था। और द ट्रीटेड इंडिया एज अ सोर्स ऑफ वेयर raw material could be obtained cheaply and as market who could be observe British goods. That means इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि भारत को एक कच्चा मटेरियल देने का ही जगह समझा और अपना बना हुआ माल ये वापस एक मार्केट के तौर पे इंडिया को बेच देते थे। इट मीन्स रॉ मटेरियल लेके जाना और बना हुआ माल अपने लेकर आकर भारत को एक बाजार के रूप में देखा। तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज थी ना वो थी फॉर द एजुकेटेड इंडियन वर्ल्ड लिमिटेड। और हम पढ़े लिखे लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटी थी, जो कि उनको मौका मिलना चाहिए था, वो बहुत कम थे। तो ये सब कारण थे जिससे कि ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट हो गए। इंडियन जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज मानते थे कि ये सब ऐसे अलग अलग वर्ग के जो लोग थे ना वो इन सबको बहुत बड़ा कारण मानते थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ठीक है। और सर्टन पार्क, आपको पता है कुछ तो ऐसी जगह थी इंडिया में जहाँ पे कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जा सकते थे, इंडिया वर नॉट, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गो देयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो आपको अगर देयर विल बी वन क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई ब्रिटिश जो रूल था उसके खिलाफ लोग कैसे खड़े हुए, डिस्कनेक्ट कैसे हो गए। तो आप ये सभी पॉइंटों में लिख सकते हैं और ये आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यू मस्ट लर्न दिस पैराग्राफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो लोग हैं वो किस तरीके से ब्रिटिश आर्मी, आपको पता है इंडिया में जो अनकीप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एज फॉर द वॉर ऑफ द ब्रिटेन फॉर, देखिए इंडिया के लोगों को अगर कोई युद्ध करना है, ब्रिटिशर्स को अगर कोई युद्ध करना है तो वो कहीं पे भी इंडियन फोर्स को भेज सकते हैं, यानी वो बिना किसी के अनुमति के भारत की सेना को देश के बाहर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर भी लोग नाखुश थे।
सो द स्टडी ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया। और आपको बात बताएं, जैसे ही स्टडी विकसित होना शुरू हुआ, विकसित यानी इट मीन्स भारत में भारत का पैसा जो है वो आगे की तरफ जाने लगा। कहाँ? ब्रिटेन में जाने लगा। एंड फ्रिक्वेंट फेमिनाइन वर एन इंडिकेशन ऑफ दिस प्योरिटी। और अगर हम फैमिन की बात करें यहाँ पे, दैट मीन्स अकाल, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये इट मीन्स अकाल, ठीक है। तो फ्रिक्वेंट फैमिन की बात करें हम, तो फैमिन्स आ रही थी बार बार, यानी अकाल आ रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि किस तरीके से लोगों में गरीबी आ रही थी। और द एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियरिटी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश वर आल्सो डिसलाइक। लोगों को ये पसंद नहीं था कि ब्रिटिश अपनी अकड़ दिखाए। और ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ अ सुपीरियर रेस एंड इंडियन एज बिलोंगिंग टू एन इंफीरियर वन। यानी उनको कहीं ना कहीं असहज महसूस होता था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है ना वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और भारतीयों को इस तरीके से ट्रीट करते थे कि वो असहज महसूस करे। जैसा कि हॉस्पिटल हुआ, पार्क हुआ, है ना। यूरोपियंस ने क्या किया था, अपने लिए कुछ चीजें रिजर्व कर ली थी। इट मीन्स चाहे वो पार्क हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ट्रेन हो, कुछ ऐसी जगह थी जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस ही जाते। और इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन दैम। और इनके साथ ट्रेन में जो इंडियंस थे उनको भी अलाउ नहीं था। So all these factors related to growing opposition to British rule। और यही सब कारण आगे जाकर ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट हुई, बहुत बड़ा उनके लिए एक रुकावट का रास्ता बना। और यही इंडियंस की ताकत बना। और इंडियंस जो थे इन्होंने पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एक साथ इकट्ठे हुए सभी। और किस तरीके से देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ, दैट मीन्स यूनिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में एक साथ मिलकर पॉलिटिकल हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीति, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से भारत का एकीकरण हुआ। दैट मीन्स अब द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंगिंग टुगेदर टू द वेरियस रीजन and the territories of India under a single rule, under a single rule, एक साथ। एंड इट मीन्स भारत को विभिन्न क्षेत्रों में एक नियम के तहत साथ लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। So India was unified under British rule as one unit. This Britishers introduced a uniform system of the governance throughout the country. It means Britishers ने पूरे देश में एक नियम लागू करने की कोशिश करी और वो था यूनिफॉर्मली अप्लाइड भी किया, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ जो इंडियंस लोग था वो इंटरलिंक्ड आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। देखिए, आर्थिक रूप से अगर आप विकास करते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी तो पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री वर्कड इन दीज इंडस्ट्रीज। सभी लोग इन कारखानों में काम करते थे, इन उद्योगों में काम करते थे। बाय वर्किंग एंड ट्रैवलिंग टुगेदर, कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन फीलिंग्स बिगिन टू वीकर। और इन्हीं सब के साथ जो अगर ये देखिए, एक कंपनी में अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो। तो वो एक रीजनल जो फीलिंग थी ना वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। और ये एक बहुत अच्छी बात भी थी। सो अ फीलिंग ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द टुगेदरनेस डेवलप। इससे क्या हुआ, हमारे देश में लोगों में आपस में एक साथ एकजुट रहने की ताकत बढ़ी। एंड द रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम्स हेल्प पीपल टू कम टू कनेक्ट विथ वन अनदर। और इन सबको कनेक्ट करने की अगर हम बात करें तो इन सबको कनेक्ट करने में हमारे जो पोस्टल सर्विस है, रेलवे है, जो टेलीग्राफ कंपनियां, जो उद्योग थे उस टाइम में, टेलीग्राफ जो जो लिखे जाते थे, और इन सब के कारण ही लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। एंड पीपल रियलाइज द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग। और जब लोग आपस में, पढ़े लिखे लोग या कोई भी रिलीजन के लोग, कोई भी समाज के लोग, और एक साथ जब बैठे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, जब वो एक साथ बैठे ना
तो बच्चों उनको रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है उन सब के कारण। तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग हुई ना, दिस वॉज अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द नेशनलिज्म। और चैप्टर में सबसे बड़ी बात ही ये है कि ये जब एकजुट हुए भारतीय, तो यही एक बहुत बड़ा कारण था कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, उसने भी अपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों का माइंड जो है ना वो ओपन करा। और वो कैसे हुआ? द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आल्सो हेल्प द राइज ऑफ द नेशनलिस्टिक फीलिंग। देखिए, जब आदमी पढ़ लिख जाता है ना, तो अपने देश के प्रति उनको ये लगा कि यार हमारा ही देश है और हम ही यहाँ पे गुलाम बन के हुए हैं। So the British has introduced modern Western education to the prepare some Indians to work low post of the administration. देखिए, ब्रिटिशर्स जो है ना, उनका एक और एक सिर्फ एक प्रमुख उद्देश्य था, और वो था कि वो थोड़े लोगों को पढ़ा लिखा दे, ताकि उनको एक लो पोस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में छोटे ओहदे पर नौकरियां दे दी जाए इंडियंस को, और वो उनके लिए काम करें। बट बच्चों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लोग जब पढ़ लिख गए ना, तो लोगों को उनके राइट्स भी तो पता चलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि देश में पढ़े लिखे युवा बहुत ज्यादा जरूरी है। सो द ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव दैट द इंडियंस वर एक्सपोज्ड इन द वेस्टर्न थॉट्स एंड आइडियाज। अब ये था कि इनको बिलीव था कि ये इंडियंस जो है ना, ये वेस्टर्न थॉट्स उनके माइंड को वो सेट कर देंगे, एंड दे वुड बिकम सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जब लोग पढ़ लिख गए, तो कुछ लोग ब्रिटिशर्स के काफ़ी उनके सपोर्ट में भी खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये पता चला कि ब्रिटिशर्स वास्तव में उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो the since educated Indians would be dependent on them of the employment, they would always remain loyal to them। और यही एक, देखिए, नौकरी के लिए वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड थे, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए लॉयल हुए, है ना, उनके लिए प्रति ईमानदार वफादार हुए। तो थिंग्स however did not turn out as the British as expected। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पढ़ लिख गए लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे लॉयल हो ब्रिटिशर्स के लिए। उनको कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये लगा कि हमारे ही देश में हम ही गुलाम बन के बैठे हैं, इट मीन्स ब्रिटिशर्स को हटाना होगा, या ब्रिटिशर्स से हमारे राइट्स हमें वापस लेने होंगे। तो यही चीज हुई। एक्सपोजर ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज मेड पीपल मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। और यही एक ऐसा था कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, अपने अधिकारों के बारे में पता चला। और ये आइडियाज जब आए ना, फ्रीडम, इक्वलिटी, पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांतियां थी जिनसे कि इंडियंस ने सीखा अपना समान दर्जा, और सीखा अपने अधिकारों के लिए। सो दे बिगिन द क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द supervising the ideas, and India's is dying बेसिक ह्यूमन राइट्स टू इंडियंस, यानी डिनाई कर दिया था। अब मैं आपको बताऊं कि डिनाइंग बेसिक ह्यूमन राइट्स टू इंडियन, यानी बेसिक जो राइट्स थे ना, वो भी क्रिटिसाइज थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी ना, देखिए, ब्रिटिशर्स क्या थे, वो क्रिटिसाइज करते थे जो नए नए आइडियाज थे, और इंडिया के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे ना, उनको भी उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो यही एक बहुत बड़ा कारण था उनके हार मानने का। और द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज acted as a unifying factor because people of the different parts of the India speaking different language could new communicate with one another throughout a common medium। और एक इंग्लिश ही एक ऐसा साधन था जिससे कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया किसी से बातचीत कर सकते हैं। इट मीन्स अब हमें पता चल गया कि हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सो द एजुकेटेड इंडियंस एक्वायर्ड अ डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्टिक आउटलुक। और इसी से ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को आगे रास्ता मिला।
सो अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोग इम्प्रेस्ड हुए बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इक्वलिटी, और अमेरिकन और फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे लोगों को एग्जाम्पल मिला। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से इंडियंस को अब इंग्लिश सीखने के बारे में पता चला कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वही एक लैंग्वेज के द्वारा इंडियन जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मुकाबला कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा रोल था प्रेस का, यानी जो प्रेस थी ना बच्चों, इसने तो बहुत बहुत बड़ा काम किया। और वो कैसे किया? द इंडियन प्रेस प्लेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग, जो स्ट्रेंथ दिया गया था, स्ट्रेंथनिंग नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी अगर हम बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस की जो बात होती है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इट मीन्स जो हमारी ताकत और हमारी जो चेतना थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रेस। इट मीन्स अखबार हुआ, न्यूज़पेपर जो हमारे डेली लाइफ में लोग पढ़ते थे। So the newspaper of the period highlighted the anti-Indian policies of the British government and asked the people to unite and work for the common cause. Both the English and the vernacular press became a medium of mobilized public opinion and create a feeling of the national bonding. आपको यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है। देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई वर्निकुलर जो वर्नाकुलर प्रेस है ये है क्या। तो यहाँ पे है कि द इंडियन प्रेस प्लेड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल टू फाइट द ब्रिटिशर्स, और टू फाइट फॉर द रूल, टू फाइट फॉर द फ्रीडम, टू फाइट फॉर द fundamental rights. So the newspaper of the period highlighted the anti-Indian policies। और आपको बताएं वर्निकुलर एक्ट जो है ना वो पास हुआ था 1878 में, और इस अधिनियम को पारित करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं और पत्रिकाएं जो होती हैं, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स जो होती हैं, उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देना। दैट मीन्स अब जो प्रेस है ना उसके राइट्स को ले लेना। और लॉर्ड लिंटन ने 1878 में वार्निकुलर एक्ट पारित किया था। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन, कि वार्निकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। तो बच्चों ये पास हुआ था 1878 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि वर्निकुलर एक्ट किस चीज के लिए था। तो ये भारतीय भाषाओं की पत्रकारिताओं की स्वतंत्रता को इन्होंने छीन लिया था, और इस एक्ट को पास कराने में लॉर्ड लिंटन का बहुत बड़ा रोल था। सो द गवर्नमेंट ट्राई टू suppress द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म बाय द बैनिंग न्यूज़पेपर एंड बुक। देखिए जो पैट्रियोटिक जो भावना होती है लोगों में, और नेशनलिज्म की जो भावना होती है ना, उसको रोकने के लिए, उसको बैन करने के लिए ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि लोगों को वो किताबें ना पढ़ने दी जाए, या साथ ही साथ में उनमें वो भावना जग जगे, देश प्रेम और राष्ट्र भावना की जब लोगों में बात जगती है ना, तो लोगों अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये खतरा महसूस हुआ। सो दीज अटेम्प्ट्स हाउ एवर फेल्ड। और ये कैसे हुआ? द वर्क ऑफ द स्कॉलर्स एंड राइटर्स लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्य भारती and Bhartendu Harishchandra and other were also important and arousing national consequences। यानी जो लोगों में भावना जगी है ना, कॉन्शियसनेस लोगों में जो आई, इट मीन्स कॉन्शियसनेस का मैंने बार बार आपको यही बता रही हूँ कि कॉन्शियसनेस जो होती है ना, इट मीन्स चेतना, लोगों में जो भावनाएं जगी, इसको जगाने में कुछ स्कॉलर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है, उनमें कुछ राइटर्स भी हैं और कुछ नेशनल जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और सुब्रमण्य भारती। तो इन सब के बारे से, इन सब के द्वारा हमें वो भावनाओं का एहसास हुआ। एंड द नेशनलिस्ट लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ द फिक्शन, एसेज, पोइट्री और पैट्रियोटिक पोइट्री जो थी, इसके द्वारा भी हमारे जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और ये कॉन्फिडेंस ही जगाना ज़रूरी था। हर एक भारतीय को इसको समझना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों जब तक हमारे अंदर
एक पैट्रियोटिज्म यानी राष्ट्र भावना हमारे प्रति हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके के लिटरेचर लिखे गए थे, जिससे कि एक बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों को कॉन्फिडेंस आए, और इन द मास सेल्फ कॉन्फिडेंस जब लोगों में जागा तो यही एक जन चेतना ब्रिटिशियर्स के लिए आगे जाके बहुत बड़ा खतरा हुआ। अब इमीडिएट फैक्टर्स बात करते हैं कि भाई उस समय के ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये हुआ। देखिए, इमीडिएट फैक्टर्स की बात करें ना, तो इन 1870s द स्पिरिट ऑफ द नेशनल आइडेंटिफाई हैड टेकन डीप रूट्स। इट मींस अब 1870 में लोगों के दिमाग में और लोगों के जहन में ये जड़ें काम कर गई थी कि भैया हमें एक आइडेंटिटी चाहिए, भारत के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए। और ऐसी पॉलिसीज जो कि वायसरॉय लॉर्ड लिंटन आइडेंटिफाइड डिसकनेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एंड ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज इन द ब्रिटिश गुड। आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो इंडिया में वायसरॉय लॉर्ड लिंटन जो वायसरॉय थे, इनके द्वारा भी कुछ ऐसे नीतियां लाई गई जिसके द्वारा क्या था, लोगों में वो भावनाएं जगी। और वो भावनाएं जगनी जरूरी इसलिए भी थी ताकि लोग आगे बढ़े। ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज टू द ब्रिटिश गुड, यानी लॉर्ड लिंटन ने इंपोर्ट गुड्स पे यानी आयात बाहर से मंगाए हुए ब्रिटिश गुड्स से क्या कर दिया था, इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी थी। एंड विच रुइन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से जो हमारे इंडिया में रुइन कर गया, दैट मीन्स बर्बाद कर दिया। यहाँ पे रुइन का मतलब है बर्बाद कर देना। किसको बर्बाद कर दिया था? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है। ही मेड इंडियन पे फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से जो हमारा युद्ध हुआ, देखिए अफगानिस्तान से भी ब्रिटिशर्स ने युद्ध किया था। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स को खतरा था अफगान के रास्ते से, कंधार के रास्ते से भारत में कोई एंटर कर जाए, तो ये हमेशा से ही उसको हरा के रखा। ठीक है। तो अब वहां पे जो भी नुकसान हुआ वो भारतीय उठाए। सो इन 1877 में जो कि आर्म एक्ट जो 1877 में अफगानिस्तान से जो हमारा अंग्रेजों ने जो क्वेटा एक जगह है बच्चों, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। 1877 में क्वेटा करके एक जगह है अफगानिस्तान में, जिसपे अधिकार कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और ही मेड इंडियन पे फॉर द वॉर ऑफ द अफगानिस्तान। इंडियंस को कहा गया कि उस युद्ध का भार उठाए। इन 1877 व्हेन इंडियन वाज सफरिंग फ्रॉम द किससे, फैमिन से। उस समय भारत में क्या पड़ रहा था? उस समय भारत में अकाल था। इट मींस भोजन की कमी थी। तो आप ये देखिए, एक तरफ अकाल पड़ रहा है, फैमिन पड़ रहा है, और आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय सारा खर्चा उठाए। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज वेस्टेड ऑन इट। और दिल्ली में दरबार भी लगाया गया उनके लिए। तो ये सब जो पैसा बर्बाद हो रहा था, द वर्निकुलर एक्ट हैज 1878 इम्पोज्ड किसके लिए करा गया? देखिए, इम्पोज करा गया कि भाई वर्निकुलर जो न्यूज़पेपर है उसका विरोध करा गया कि भाई आप ऐसे ही किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, एक्ट प्रेस एक्ट की। लेकिन 1878 में एक और इन्होंने फॉरबेड इंडियंस फ्रॉम द प्रोसेसिंग आर्म, एक और एक्ट लगा दिया जिसके तहत भारतीय बिना लाइसेंस का कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकते। दैट मीन्स अब क्या था, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सारे सेक्शन के जो लोग थे ना, अब वो परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर से। अब हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की। कंट्रोवर्सी थी, और इस पे एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का आता ही है। वो कैसे? इन 1833 अगर हम बात करें तो इस बिल का, देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, इस बिल का एक मुख्य उद्देश्य था सरकारी अधिकारियों को भारतीय प्रजा के बीच में जातीय भेदभाव दूर करना। यानी लोगों में जाति भेदभाव दूर करना। और बिल में भारतीय जजों और मजिस्ट्रेटों को भी अंग्रेज अभियुक्तों के मामले में विचार करने के लिए अधिकार का प्रस्ताव किया गया। दैट मीन्स अंग्रेजों के ऊपर भी भारतीय जज अपना अपना मामला या अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ठीक है। सो द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी 1833, लॉर्ड रिपन जो लॉ मेंबर थे, सर इल्बर्ट इंट्रोड्यूस अ बिल। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा बिल जिसमें कि अब यूरोपियंस के ऊपर भी भारतीय जो जज हैं
वो उनकी सुनवाई कर सकता है। दैट मीन्स भारतीय मामलों पे अंग्रेज अभियुक्त जो भी हैं, अंग्रेजों से जो भी रिलेटेड है, अभियुक्त जो भी है, उसके मामले पर विचार कौन कर सकता है? भारतीय जज कर सकता है। लेकिन होल यूरोपियन कम्युनिटी स्टार्टेड अगेंस्ट एडिक्शंस अपोजिंग द बिल, और सारे ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपल लो मेंबर्स सर इल्बर्ट इंट्रोड्यूस अ बिल विच लैटर केम टू बी नोन एज द इल्बर्ट बिल, और इसे बिल को बाद में फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉल द बिल, इनको फोर्स करा गया। सो द इंडियंस, इट वाज अ प्रूफ दैट दे कुड नेवर एक्सपेक्ट क्वालिटी इक्वलिटी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यही सब दिखाता है कि कैसे जो इल्बर्ट बिल है कंट्रोवर्सी, उसको विड्रॉल किया गया, और साथ ही साथ में इंडिया के लोगों को इक्वलिटी नहीं मिली। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करते हैं अगर हम, तो आफ्टर द 1850 इंडियंस जो थे ना बच्चे, इसमें पॉलिटिकल एसोसिएशन थी टू वर्क देयर ओन वेलफेयर, अपने काम के लिए, अपने अपने सुधार के लिए वो कुछ काम कर सकते हैं। और इसमें भी कई चीज़ें आगे आई। वो कैसे आई? वन ऑफ द फर्स्ट सच एसोसिएशन वर द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फॉर्म बाय द सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा सॉरी 1851 में बनाई गई। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन सेटअप करे गए। ये ऐसे एसोसिएशन थी इन बिटवीन 1870 टू 1880, जिसमें कि इंडियंस के लिए पॉलिटिकल राजनीतिक जो एसोसिएशन थी, उनके खुद के वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। ठीक है। सो दे इंक्लूड पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है। इन सभी का गठन करा गया ताकि वो हमारी राजनीतिक जो हमारी शक्ति थी, हमारे वेलफेयर थे, उनको संभाल के रखे, उनको लिए सुधार कर सके। सो ऑल द एसोसिएशन फॉर्म लिमिटेड इन द बोथ मेंबरशिप और एजेंडा। ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर्स वर एजुकेटेड इंडियंस बिलोंगिंग टू द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर एक व्यक्ति जो था वो अपर क्लास से बिलोंग करता था। एंड दे सेंड पिटिशंस रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्स। अब मैं बात करती हूँ कि देखिए, हमारा जो फर्स्ट फेस ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी था ना, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आज़ादी लेना नहीं था। एक्चुअली हमारा दिमाग ये सेट था कि भाई ब्रिटिशर्स जब आ गए हैं, नेशनल मूवमेंट जो फर्स्ट फेज था, उसका एक ही मोटो था, और वो था कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में आ गए हैं तो वो हमारे भारत में रहे, लेकिन भारत की जो राजनीति है वो हम भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड थी। स्वतंत्रता उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे वो एडुकेटेड थे, इंडियन बिलोंग करते थे, हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक पिटिशंस भरा जिसमें कि गवर्नमेंट को कहा गया कि आप हमारे जो टैक्सेस है उनको रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है। एक मांग रखी गई थी। और एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, और हमारे जो जात भेदभाव आप हमारे साथ कर रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए। और साथ ही साथ में जो हमारे इंडियंस जो है, जो इंडियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो रोल है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और पिटिशंस जो हमारे पिटिशंस वर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये सब जब मांगे रखी गई थी, उनको जनहित याचिकाएं जो रखी गई थी, इनको गवर्नमेंट ने नहीं माना, इनको इग्नोर्ड कर दिया। सो द एक्टिविटीज ऑफ दीज एसोसिएशंस वर आल्सो रिस्ट्रिक्ट टू द स्पेसिफिक रीजन, और इसी वजह से ये एसोसिएशन के लोग भी बड़े नाराज हुए थे। So the need of the All Indians Association, which was mass based and strong in putting up demands to had been felt for a long time. Surendra Nath Banerjee जो थे brought people from all over India, and first time in the national conference रखी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई कलकत्ता में। कब? 1833 में। आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि इसी समय में हमारे इंडिया में कलकत्ता में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो कि काम था सिर्फ और सिर्फ एक हित याचिका के लिए कि हमारी कुछ मांगे पूरी कर दी जाए। सो द कन्वेंट अनदर कॉन्फ्रेंस विच वाज टू बी हेल्ड इन कलकत्ता इन 1885, और दूसरी जो सभा हुई थी वो हुई थी 1885 में। अब मैं आपको बताऊं, दे ऑल सेंट पिटिशंस रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द टैक्सेस, है ना। तो इन सब के लिए एक जो सभा रखी गई थी, उन सबको मानने के लिए ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया।
अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, 28 दिसंबर 1885 ब्रिटिश राज में जब शुरू हुआ था, तो इसमें ए ओ ह्यूम, है ना, इन्होंने शुरुआत करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो वाइल सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज बिजी इन द ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता, जब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थे, उसी समय में एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, एलन ऑक्टविन ह्यूमन ह्यूम। आपको ये नाम याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी। तो ए ओ ह्यूम हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिन्होंने की इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इनका उद्देश्य काफ़ी कुछ था, ये हम पढ़ते हैं आगे अभी। देखिए, क्रिएट एसोसिएशन विच वुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश, यानी इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो कि हमारे ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में काम करेगी, एंड विच वुड लेट द गवर्नमेंट नोन एज अ डिमांड ऑफ द इंडियन पीपल। ए ओ ह्यूम ने एक ऐसी संस्था का स्थापना करी, एक ऐसा इन्होंने मीटिंग शुरू करी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि वो ब्रिटिशर्स जो है वो गवर्नमेंट इंडियन लोगों के डिमांड को सुने, एंड ही वांटेड टू प्रिवेंट अनदर नेशनल वाइड आउटब्रेक लाइक वन दैट टुक प्लेस इन 1857। और आपको बताएं कि एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई, एंड द मीटिंग इज कन्वेंट बाय द ए ओ ह्यूम वाज हेल्ड एज द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन 28 टू 30 दिसंबर 1885। यानी नेशनल तरीके से अगर हम बात करें तो इसको 1885 में कहाँ शुरू करा गया था बच्चों, इसको शुरू करा गया था, इस मीटिंग को अगर हम बात करें तो इस मीटिंग को ए ओ ह्यूम ने शुरू करा था, वॉज हेल्ड इज द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि 1885 में रखी गई थी। दिस बिकेम एन इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉज अटेंड 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और इसमें हर एक जगह से, हाँ, भारत के हर एक कोने से 72 डेलीगेट्स आए थे, एंड दे इंक्लूड सच लीडर्स एंड वोमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नाराजी, और जो कि तैब जी जो इसमें थे, और इसमें कुछ काशीनाथ जी भी थे, तेलंग जी भी थे, आनंद चलूर भी थे, गोपाल गणेश अंगरकर भी थे इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ हम एनजी चंद्रवर्कर भी थे, रामथुल्ला सैनी। इट मीन्स आपको इतने नाम तो याद नहीं होंगे, आप कुछ कुछ जो है जैसे कि लीडर्स है ना, चंद्र बैनर्जी है, वोमेश चंद्र बैनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, दो तीन नाम आपको जरूर आने होने चाहिए। सो द नेशनल हेड वेरी, अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस को अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज बिजी एंड द ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए ओ ह्यूम ने इसको मीटिंग बॉम्बे में रखी। ही वांटेड टू क्रिएट एन एसोसिएशन विथ वुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश, एंड विच वुड लेट द गवर्नमेंट नोन एज अ डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल। इट मीन्स एक ऐसी संस्था की स्थापना करी गई जिसमें कि भारतीयों की आवाज को सुना जाए, भारतीयों की डिमांड को सुना जाए। और द मीटिंग, अगर मीटिंग की बात करते हैं तो ए ओ ह्यूम ने हेल्ड एट, कहाँ पे मीटिंग करी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मीटिंग हुई, जो कि 28 से 30 दिसंबर 1885 में लगाई गई वो मीटिंग। अब बात करते हैं कि इसके संस्थापक और महासचिव जो थे, सिटिंग जो जनरल सेटिंग थे, ए ओ ह्यूम, जिन्होंने की व्योमेश चंद्र बैनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। इट मीन्स व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो इसके प्रमुख लीडर थे, और जिसमें शिक्षित भारतीयों के बीच में, नागरिकों के बीच में राजनीतिक संवाद का एक मंच बनाने की तैयारी करी गई थी, जिसमें कि भारत के कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इनका मेन, अगर हम बात करें कि भाई इनका मेन जो एम था वो क्या था, तो इनका मेन एम था टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री टू डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंडिया, यानी इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एक मंच पे लाना और लीडर्स के साथ में उनको डिस्कस करना। ठीक है, कांग्रेस का मेन एम, शुरुआत की बात बता रही हूं मैं आपको ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू फॉर्म एक्शन प्लान्स टू गॉट
कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश. इट मीन्स कुछ ऐसा था कि भाई ब्रिटिशर्स से इन फॉर्म ऑफ एक्शन प्लान टू गेट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, कुछ ऐसे प्लान जिससे कि ब्रिटिशर्स से उनको मिल सके, उनको कंसेशंस मिल सके, जिससे कि भारतीयों को आज़ादी रहे, भारतीयों की बातों को समझा जाए और उनके लिए कुछ स्टेप उठाए जाए. ठीक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप इसको अंडरलाइन ज़रूर करिए. ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे. अब मॉडरेट फेज की बात करते हैं हम कि भैया मॉडरेट फेज क्या है. देखिए, मॉडरेट फेज मीन्स मध्यम चरण. और मध्यम चरण यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, यानी नरमपंथी, यानी अपनी बात को बड़े ही नॉर्मल तरीके से, बड़े ही शांत तरीके से अपनी बात को समझाना, अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखना. और इन बिटवीन 1885 टू 1905 तक ये चले. इनकी बात को, अपनी बात को मनवाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश भी करी थी, जिसमें कि अगर हम बात करें तो भाई जो सुरेंद्र भाई है, दादा भाई है ना, सुरेंद्र भाई है, नरोजी है, और वोमेश चंद्र बैनर्जी है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, है ना, और फिरोज शाह मेहता जो हैं, इनमें कुछ प्रमुख नेता थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 20 years ऑफ कांग्रेस, मॉडर्न नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स डोमिनेट द पार्टी. और बड़े ये उस पर अधिकारी भी बड़े ये डोमिनेट तरीके से उस पर पार्टी में रहे, जिसमें कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, और इसमें थे फिरोज शाह मेहता भी थे, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे. ये इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे. ठीक है, देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन कि मॉडरेट लीडर्स के नाम लिखिए, और इन्होंने कितने फर्स्ट 20 years तक, इन बिटवीन 1885 टू 1905 तक इन्होंने कांग्रेस को अपने हाथ में रखा. दे वर मॉडरेट इन द ऑब्जेक्टिव मेथड्स एंड दे बिलीव्ड, ये बिलीव करते थे कि भाई बहुत आराम से ब्रिटिशर्स इनको आज़ादी दे देंगे, बहुत आराम से इनकी बात को मान लेंगे. और इन्होंने क्या मेथड्स रखे, मेथड ऑफ द, इन्होंने रखे प्रिस्क्रिप्शन, प्रियुसिशंस यानी समझना, है ना. यहाँ पे मैं आपको बताऊं इसका मीनिंग, समझना, दैट मीन्स. ठीक है, तो प्रियोसेशन की बात करें हम, तो रेगुलरली ये समझते थे कि अंग्रेज हमारी बात को समझेंगे. और गवर्नमेंट आस्किंग फॉर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये डिमांड करते थे कि जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारी बात को समझेंगे और हमें फ्रीडम टू स्पीच देंगे, यानी हमें कुछ भी कहने की आज़ादी है अपने देश में. और एक्सप्रेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम. ठीक है, हमारे जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनको आगे बढ़ाएंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, ये वो ऐसा मानते थे. एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे एजुकेशन के लिए भी काम करेंगे साथ ही साथ में, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हाई पोस्ट देंगे. किसको, इंडियंस को. इन्होंने ये डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने. सम पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मोर इंडियन मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल, और जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उसमें कहा कि कुछ पावर भारतीयों को भी दे दी जाए और उसमें कुछ मेंबर्स इंडियंस भी रखे जाए. सिविल सर्विसेज जो थी वो इंडिया में ही होल्ड कराई जाए, नॉट जस्ट ओनली इन इंग्लैंड. ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट की, वो कुछ इंडियन के बेनिफिट के लिए हो, इंडियन इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए हो. मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए भारत के लिए, स्टॉपिंग द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन. और भारत का पैसा जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में जो भारत से ब्रिटेन जा रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाए. इट मीन्स जो नरम दल के जो लोग थे, जो मॉडरेट लोग थे, वो बड़े शांत तरीके से अपनी बात को समझाना और समझना चाहते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स को कहाँ ये समझ में आता, ब्रिटिशर्स ने इतना उनका बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. अब ब्रिटिशर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द कांग्रेस, अब उनकी टूवर्ड्स द कांग्रेस उनकी क्या नीति थी, वो क्या मानते थे. ब्रिटिशर्स वॉज फेवरेबली इंक्लाइन टूवर्ड्स द कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन. देखिए, शुरू शुरू में जब कोई बात अपनी मनवाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है. तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने जब कांग्रेस को बनाया था ना तो उनको बड़ा अच्छा लगा, है ना. व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी गुड एंड वेरी फ्रेंडली एंड कहते हैं ना सिंपैथेटिक, सिंपैथी था भारतीयों के लिए. लेकिन सम ब्रिटिश ऑफिसर्स हैव अटेंड द कांग्रेस सेशन एंड एक्टिवली participated in the discussion. However, soon the British turned hostile towards it or they began to openly criticize the Congress. लेकिन
ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था ये। कांग्रेस ने क्रिटिसाइज़ जो कांग्रेस की जो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि ब्रिटिशर्स ने अब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। इट मीन्स अब उनके अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। दे रियलाइज टू द इंस्टेंट ऑफ द बिगिंग ऑफ द मीन्स ऑफ द कंटेन द एंगर ऑफ द मासेस एंड द कांग्रेस वॉज बिकमिंग टू फोकस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। और इसी सब के कारण उनको ऐसा लगा कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के फेवर में ही नहीं है कांग्रेस, अब कांग्रेस का क्या हो गया था, उनमें इंडियन नेशनलिज्म आ गया था। इट मीन्स अब उनको फोकस करना शुरू कर दिया था उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म में, जो कि ब्रिटिशर्स को अनफ्रेंडली लगा। अब रेडिकल फेस की बात करते हैं, तो रेडिकल फेस अगर जो हम बात करते हैं, दैट मीन्स चरमपंथी, दैट मीन्स उग्रवादी, दैट मीन्स वो अपनी बात को मनवा लेना। अब अपनी बात को जबरदस्ती कैसे मनवा लेना? अंडर मॉडरेट्स एंड रेडिकल they became be the demanding a greater voice for the Indians के लिए अब इन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। एंड न्यू ट्रेंड्स इन द कांग्रेस, अब कांग्रेस में एक नया ट्रेंड आ गया था, जो कांग्रेस कभी बनाई गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, अधिकारी था, रिटायर्ड। उसके द्वारा जब ये बनाई गई तो उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं भारतीयों की बातों को मनवाने के लिए अंग्रेजों को साथ में लूंगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे हुआ मॉडरेट फेस आया, जिसमें कि हमने अपनी बात को मनवाने के लिए बड़े ही नरम तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने अपनी कुछ डिमांड रख दी, जो कि ये सब है। ठीक है, अब पता चला ब्रिटिशर्स को कि भाई इससे तो बात नहीं बनने वाली, इससे बात नहीं बनने वाली। कांग्रेस जो है अब वो कहीं ना कहीं उसमें नेशनलिज्म आ गया है और वो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो इसमें क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को मानने के लिए मना कर दिया, ये सब चीजें जब मानने से मना कर दिया, तो अब आया रेडिकल फेज, यानी अब ऐसा चरण आया जिसमें कि अपनी बात को किसी भी तरीके से मानना ना जानते थे इंडियंस। और द न्यू ग्रुप ऑफ द लीडर्स वर कॉल्ड द रेडिकल नेशनलिस्ट और सिंपली रेडिकल, जिनको कि रेडिकल्स के नाम से जानते हैं हम। और दे वर लीड बाय द लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एंड जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लाल ये हो गए लाला लाजपत राय, बाल ये हो गए बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, दैट मीन्स पाल। ठीक है, तो इन तीनों के नामों को जोड़कर लाल बाल बनाया गया, जिससे कि these leaders felt that the prevent ways of the Congress were ineffective। उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस की कुछ नीतियों की वजह से हमारे जो प्रेजेंट तरीका है कांग्रेस का, वो इनफेक्टिव हो रहा है। तो उसको अब हमारे फेवर में करने के लिए हमें कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन हमें उठाने पड़ेंगे, जिससे कि अंग्रेजों को हमारी बात माननी पड़े। एंड दे कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शंस टू strike, boycott the item or goods made by the Britishers। ठीक है, so they called the strong political actions such as strikes, जो कि उन्होंने आंदोलन किया, हड़तालें करी, बॉयकॉट किया उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का, जहाँ की स्कूलें थी और उनके द्वारा जो कुछ बनाए गए सामान थे उनको बॉयकॉट करा, उनका बहिष्कार किया। मास बड़ी मात्रा में इन्होंने इनका विरोध जब किया, तो ये भी ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं खतरा पैदा हुआ। और अचीव किया एक ऐसा स्प्रेड, लोगों में एक ऐसी भावना जो जगी, वो देखने लायक थी कि किस तरीके से भारत में लोगों में एक रिफॉर्म हुआ, एकजुट हुए लोग। और बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड द अटेंडेंट ऑफ स्वराज। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात देखने के लिए मिलेगी, कैसे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग कर दी, यानी स्वराज यानी अपना राज्य हमारे द्वारा संचालित हो, इसे बोलते हैं स्वराज। ही डिक्लेयर्ड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कितना प्राउड फील होता है जब ये स्लोगन बोला ही जाता है, तो इतने
इतने बुलंद तरीके की आवाज़ आनी चाहिए कि लगे कि वाह। तो इसमें क्या था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो यहाँ पे भी देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। और पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है कि 1905 में। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1905 में बंगाल के पार्टीशन कर दिया। और 19 जुलाई 1905 वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिससे कि बंगाल, जो कि प्रेजेंट डे में वेस्ट बंगाल आता है, इसको इन्होंने टुकड़े कर दिए। ठीक है, इन्होंने इसका पार्टीशन कर दिया और वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश इंटू टू पार्ट्स, है ना, ये सब इसमें शामिल होते थे, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्ट बंगाल नाउ इज इन बांग्लादेश, जो कि ईस्ट बंगाल है वो आज के समय में वेस्ट बंगाल में, ये बांग्लादेश में है, और वेस्ट बंगाल जो हमारे पास में है। ठीक है, सो इन विच द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम, क्योंकि बांग्लादेश में अधिकांश जो लोग थे ईस्ट बंगाल में वो अधिकतर मुस्लिम थे, was separated from the rest of the बंगाल, इसलिए उनको बंगाल से अलग कर दिया गया, which has a high percentage of Hindus, और जहाँ पे हिंदूज के थोड़े से ज़्यादा परसेंटेज था, the reason gave for the partition with the sense बंगाल was big too। ठीक है, और वो इंडिया के पास था, तो टू बिग है ना। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड इट सो दैट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इफेक्टिवली। और अगर हम बात करते हैं कि कैसे इफिशिएंटली अगर ये काम करा, तो रियल रीजन फॉर द पार्टीशन क्या था, हाउएवर वाज डिफरेंट। द नेशनल मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज very strong, and the partition was deliberate attempt to weaken by its sowing seeds of the disunity between Hindu and Muslim। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने जो स्वराज की बात करी थी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से गंगाधर तिलक ने जैसे ही स्वराज की डिमांड कर दी, भारतीयों को अब ये ताकत लगने लगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को खतरा हुआ, इन्होंने बंगाल के 1905 में पार्टीशन कर दिया। दैट मीन्स लोगों का माइंड को डाइवर्ट कर दिया, और ये जो स्वराज की जो आंधी चली थी उसको हल्का करने की कोशिश करी गई। और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ये नाम कहकर अलग कर दिया गया कि जो हिंदू वाले हैं वो भारत के साथ हैं, और जो मुस्लिम्स जो हैं वो उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया। इट मीन्स अब उन्होंने एक ऐसा बीज रोप दिया, बीज उगा दिया हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा एक कारण था। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज वाइडली क्रिटिसाइज, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, इसको अच्छा भी नहीं माना लोगों ने। सो ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रोज अप इन द अपोजिशन, एंड साथ ही साथ में लोग जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग थे, अब उनको टाइट अ स्केयर्ड थ्रेड ऑन द ईच अदर रिस्ट टू एक्सप्रेस देयर solidarity। And once as the day of the partition took effect in 16 October was observed as a day of the mourning. No business was conducted in the entire province। और आपको पता है लोगों को इतना खतरा महसूस हुआ, जान का खतरा महसूस हुआ, लोगों ने अपना अपना बिजनेस बंद कर दिया, और जो पार्टीशन था ना वो बहुत इफेक्टिव हो गया था 16 अक्टूबर को। नेशनल मूवमेंट इंस्टेंट ऑफ द वीकिंग, और यही एक कारण था कि नेशनल मूवमेंट जो था ना वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वीक हुआ, और मोर ऑर्गेनाइज तरीके से रेडिकल एंड मास बेस्ड, और उनके जो चरमपंथी उग्रवादी जो थे उनको कहीं ना कहीं ढीला छोड़ना पड़ा। अब स्वदेशी बॉयकॉट जो है ना, अब स्वदेश यानी मेरे देश में बना हुआ, और बॉयकॉट स्वदेशी एंड बॉयकॉट यानी द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज राइज टू, इन्होंने क्या किया, मेथड ऑफ द स्ट्रगल, स्वदेश एंड बॉयकॉट यानी अपने देश का हो और बायकॉट करो, किसको, बाहर के सामान को। स्वदेशी लिटरली मीन्स वन और ओन कंट्री, इट मीन्स मेरे देश में कुछ भी बना हुआ हो। इट वॉज एम टू बी पॉपुलराइजिंग गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया सो दैट इन द इंडियन इंडस्ट्रीज कुड प्रोसेसर, यानी मेरे देश में अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो मैं सिर्फ उसी को ही यूज़ करूँ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू न्यू मेथड्स ऑफ द स्ट्रगल, स्वदेश और बायकॉट, यानी बंगाल के विभाजन ने दो हमें ऐसे एक कारण दे दिए जिससे कि हम
ताकत महसूस करें, और वो क्या थे? स्वदेश था और दूसरा था बायकॉट. सो पीपल क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गुड क्लोथ्स, बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स. ह्यूज bonfire was the foreign and cloth are organized तरीके से उसको बड़े ही um, लोगों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया. इट वॉज एम टू पॉपुलराइज. इन्होंने इंडिया में बने हुए चीज़ों को बड़ा ही इन्होंने पॉपुलर करा. और साथ ही साथ में अब जब स्वदेश की बात आती है तो द मेथड ऑफ बायकॉट फोकसिंग अगेन आस्किंग पीपल टू बायकॉट गुड मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन. यानी ब्रिटेन में जो बनी हुई चीज़ें हैं अब उसका विरोध हुआ. इंडियंस डंपिंग ग्राउंड ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, और भारतीयों ने जो भारत से बाहर की जो चीज़ें थी, मीन्स ब्रिटिश गुड जो थे, उनका बहिष्कार कर दिया. स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल एंड द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. ये स्टार्ट हुआ था बंगाल से और फिर बाद में पूरे भारत में ये बहुत बड़ी संख्या में फैला. और इंडियंस जो थे उन्होंने अपने देश में बने हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया ताकि हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का मौका मिले. एट द सम प्लेसेस ह्यूज bonfires एंड फॉरेन क्लोथ्स वर ऑर्गेनाइज्ड. और बहुत बड़ी संख्या में फॉरेन के जो कपड़े थे, बाहर के जो कपड़े थे, उनको जलाया गया. अब बात करते हैं कि वॉशरमैन थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था सर्विस देने के लिए. स्टूडेंट्स थे, वुमेन जो थी, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट में और उन्होंने भी ब्रिटिश गुड्स को इस्तेमाल करने से मना कर दिया. तो अब हम बात करते हैं सूरत स्प्लिट की. भाई सूरत में क्या हुआ था? तो सूरत ने भी स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था उस समय में सूरत में भी जो मॉडरेट थे और रेडिकल्स थे, इन्होंने एक टेम्पररीली यूनाइटेड हुए थे, एक जगह एक साथ इकट्ठे हुए थे सूरत में. किसके लिए? हमारे देश भारत के लिए. नरम दल और गरम दल दोनों इकट्ठे हुए, बट इसमें कुछ चेंजेस थे, इनके मेथड अलग अलग थे और ये इजीली एक साथ नहीं खड़े हो पाए. एट द कांग्रेस सेशन ऑफ द 1907 एट सूरत देयर वाज अ स्प्लिट बिटवीन टू ग्रुप्स. और ये जो गरम दल और जो नरम दल की हम बात करते हैं, जो मॉडरेट और जो रेडिकल ग्रुप की बात हम करते हैं, जब ये सूरत में 1907 में इकट्ठा हुए थे भारत में, तो इन्होंने बात करी थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे. बट ये दो ग्रुप एक साथ खड़े नहीं हो पाए एंड द मॉडरेट्स बिगेन टू कंट्रोल द कांग्रेस एंड रेडिकल्स डिसाइडेड टू फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड. इन्होंने बाहर से ही अपना काम करना मंजूर किया रेडिकल्स ने. एंड द टू ग्रुप्स वर रीयूनाइटेड इन कांग्रेस सेशन एट द लखनऊ इन 1916. और ये वापस एक साथ जब इकट्ठे हुए तब ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक साथ इकट्ठे हुए. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि भाई मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स था ना, ये क्या था? ये बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था? एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि चुनाव प्रणाली, चुनाव सिद्धांत जो था, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इसका उद्देश्य कांग्रेस के नरमपंथियों को खुश करना था. इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट लोगों को खुश करने के लिए था. मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म था वो 1919 में आया था. टू पैसिफाई द मॉडरेट लीडर्स एंड द गवर्नमेंट अनाउंस द इंडियन काउंसिल एक्ट प्रॉपरली नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. इट्स एम, इनके एम क्या क्या थे? देखिए, इनका मुख्य तो यही था कि ये नरम दल के लोगों को खुश कर पाए. More members were to be inducted into the Central Legislative Council or Provisional Legislative Council, or spread elections was introduced. It means मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था ना बेटा, इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने मुस्लिम ग्रुप को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट को अलग से इलेक्शन में उनको चुनाव में अलग से खड़ा करने की कोशिश करी. और साथ ही साथ में पैसिफाई द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग दैट हैड बीन फॉर्म टू द फ्यू इयर्स अर्लियर. जैसा कि मुस्लिम लीग में भी पैसिफाई किया गया था. इट मीन्स अब क्या हुआ? इन्होंने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा इन्होंने सीड कर दिया. किसका? इन्होंने कम्युनलिज्म का. दे सॉड द सीड ऑफ द कम्युनलिज्म. More members were to be inducted into the Central Legislative Council and the Provisions Legislative Council. And separate कर दिया इन्होंने election. The Muslims were grouped into the separate constituencies from there
द ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कुड कंडक्ट इलेक्शंस। यानी फूट डालो और शासन करो वाली बात हो गई थी। सो द रेवोल्यूटरी मूवमेंट, द फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूटरी मूवमेंट हुए थे जो कि पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में हुए थे। यंग मैन और एडवोकेट जो थे वो काफ़ी इसमें उन्होंने अपनी भूमिकाएं अदा करी। एंड द सीक्रेट सोसाइटी जो थे वहाँ के भी लोगों को ट्रेंड करा गया था। फायर आर्म्स जो थे एंड एक्सप्लोसिव जो लोग थे, यहाँ पे भी उनके द्वारा कुछ ऐसे काम करे गए थे जिससे कि टू ऑफ द सम एक्टिव रेवोल्यूटरी एसोसिएशन जो था उनकी स्थापना करी गई, और वो थे अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र एंड साथ ही साथ में दूसरी थी अंशुलिन समिति इन बंगाल। यानी दो समितियों का गठन करा गया जो कि सेकंड फेज में हमारे बहुत ज़्यादा काम आई। द रेवोल्यूटरीज टुक द assassinating ब्रिटिश ऑफिशियल एंड द चिपकाकर ब्रदर्स जो थे, इन्होंने अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन महाराष्ट्र में उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। इन 1908 मुजफ्फरपुर बिहार जो है एंड कुंद्री राम बोस एंड प्रफुल्ल चकी थ्रो अ बॉम्ब इन द किंग्स फोर्ट, इन्होंने बम फेंका जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज उस डिस्ट्रिक्ट जज पे इन्होंने उस समय बम फेंका इन 1912। इन 1912 की अगर हम बात करते हैं तो 1912 में एक अटैम्प्ट किया गया जिसमें कि लाइफ ऑफ वाइसरॉय जो थे वो और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो उसके अंदर काम आ गए। सम रेवोल्यूटरीज की बात अगर हम करते हैं तो इसमें रेवोल्यूटरीज वर आल्सो एक्टिव अब्रॉड, स्पेशली इन यूरोप, अमेरिका। गदर पार्टी जो थी ना उसके जो रेवोल्यूटरी थे, उसके जो क्रांतिकारी थे वो बड़े इसमें हमारे सेकंड फेज में काम आएंगे। उनके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे कि कैसे जो वाइसरॉय लॉर्ड हेस्टिंग जब उनके ऊपर जो बॉम्ब फेंके थे वॉज मेड ऑन द लाइफ ऑफ, तो इट वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश करा गया था। वन ऑफ द गदर वॉज स्प्रेड रेवोल्यूटरी आइडियाज, इट ऑल्सो सैंड रेवोल्यूटरीज फ्रॉम द ऑर्गेनाइज अपराइजिंग इन इंडिया। और क्रांतिकारी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इंडिया को अब वो किसी भी हालात में स्वतंत्र कराना चाहते थे। सब रेवोल्यूटरी लीडर्स वो वर्क फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से भी लोगों ने काम किया जिसमें कि लाला हरदयाल है और ऋषभ बैरी बोस है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा है, मैडम भाई काजी हैं, कैमा है, मोहम्मद बख्तुराला है, सोहन सिंह है और वी डी सावरकर है और ओबिदुल्ला सिंधी है। नाम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो द ब्रिटिश यूज्ड ऑल मीन्स ऑफ सरप्रेस द रेवोल्यूटरीज। और खुदीराम बोस वॉज हैंग, और खुदीराम बोस को भी हैंग कर दिया गया, उनको फांसी लगा दी गई क्योंकि इन सब ने अंग्रेजों के ऊपर जब बम फेंके तो इनको फांसी की सजा सुनाई गई। अब अरविंदो घोष है ना, बरिंद्र कुमार घोष है, वॉज पुट इन द जेल, जिनको कि जेल में डाल दिया गया। और अगर हम दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में बात करें तो उनकी भी लाइफ जो थी इम्प्रिजमेंट, यानी उनको भी जेल में डाल दिया गया। अब आप ये देखिए खुदीराम बोस का और मैडम भानकाजी कैमा, ठीक है, मैडम की शक्ल ये देखिए, आपको सूरत दिखाई देगी इसमें। So the revolutionaries of this period became a national heroes by their spirit of self-sacrifices that inspired many people to join the national movement. आपको बताएं जो क्रांतिकारी है ना, इनके द्वारा इतने इंस्पायर हुए लोग कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एंड दे इट वॉज लेफ्ट टू अ मैन कॉल मोहनदास करमचंद्र गांधी, जो बहुत बड़ी मात्रा में मोबिलाइज हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके साथ इकट्ठे हुए। और नेशनल मूवमेंट इन द नेक्स्ट फेज, जो सेकंड फेज था नेशनल मूवमेंट का, वो गांधी जी के साथ हुआ, गांधी जी के अंडर में हुआ। यू विल रीड अबाउट हिम इन द नेक्स्ट लेसन, जो कि हम सेकंड फेज है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
So thanks for watching this video. Like and subscribe my channel. Thank you. Good day.